अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त ज़ुबैर एक बार फिर हाजिर है आपके साथ एक शख्सियत से मुलाकात के लिए। जामिया में गुजारे दिनों को थोड़ा सा याद करने के लिए और थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि हमने क्या शरारतें करी थी, कितना हम सीरियस थे, कितना आज सीरियस हैं या आज भी खिलंड रहे हैं। तो मैं मुलाकात करवाता हूँ। बहुत दूर से हमारे एक दोस्त हैं, हम साथ में पढ़े, जामिया इंजीनियरिंग हमने साथ में करी, बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल, और उसके बाद वो दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं, हांटते फिर रहे हैं। नाम है उनका उपेंद्र गिरी। क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप उनसे ही पूछ लें, वही आपको बताएंगे। जी उपेंद्र गिरी साहब, क्या हाल चाल है आपके? ज़ुबैर भाई, आपको मिलके इतना खुशी हुई। मुझे अभी भी याद है कि मैं आपसे पहली बार दुबई जब मैं आया था 2007 में, और आप जैसे शख्सियत जो झंडा गाड़े हुए अपने देश का, अपने जामिया इंस्टीट्यूशन का, वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे दिल से इतनी खुशी है कि मैं आपसे दोबारा यहाँ पे मिल पा रहा हूँ, इस ज़मीन पे, देश से दूर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो जामिया में दिन गुजारे, आप जामिया में कैसे आए, किस तरीके के वो दिन थे, क्या वो ज़माना था, ज़रा बताइए लोगों के आपकी शरारतों के बारे में। देखिए, यहाँ तक का सफ़र मैं कहूँगा कि जामिया पहली सीढ़ी थी हमारी लाइफ में बनने वाली, और अगर हम जिस मुकाम पे आज हैं तो जामिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन जामिया में उस समय हम बात करें 1987, 88, 89 उस समय की, तो जामिया का जो ऐसा होता था कि भी चलो ए ग्रेड सिटीज स्कूल्स में एडमिशन नहीं हुआ, आईआईटीज़ में नहीं हुआ, रुड़की में नहीं हुआ, मतलब इतने बुरे हालात हो गए थे कि भाई अलीगढ़ भी दिया, सुल्तानपुर भी, मतलब जहाँ पे भी एडमिशन हो जाए वहाँ पे जाने की नौबत आ गई। तो हमें मायूसी के साथ मन में कहा भाई जामिया का भी इम्तिहान दे देते हैं हम। और जामिया का इम्तिहान देने के बाद में मुझे अभी भी याद है कि मैं 3rd वेटिंग लिस्ट में था सिविल इंजीनियरिंग के। तो सोच सकते हैं कि एक तो जामिया का अपना स्टैंडर्ड नहीं था, और उसमें भी 3rd ग्रेड से हम अंदर घुसते हैं। उस जमाने में यकीनन इंजीनियरिंग का इतना नहीं था, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। तीसरा बैच था हमारा। जी। तो इंजीनियरिंग भी शेड्स में होता है। आप हमें याद है कि वो जो लैब्स होती थी, याद है उसमें टिन वाली जो लैब्स होती थी, डिप्लोमा में शायद पंखा भी शायद नहीं लगे थे उस समय तक। तो मैं बड़ा निराश था। अगर आपको हकीकत बताऊं ना, मैं हकीकत जानना चाहता हूं, तो मैं बड़ा निराश था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो सब लोग थे, या तो वो नॉर्थ कैंपस में बैठे हैं सारे दिल्ली, और नॉर्थ कैंपस आपको पता ही है, मतलब नॉर्थ कैंपस ऐसा लगता था जैसे कि आप दुनिया के सबसे बड़े हरे भरे माहौल में आप रह रहे हो शायद। उसके बाद नॉर्थ कैंपस से एक एसपीए पढ़ता था, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता था सब। और जामिया आते आते ऐसा लगता था पता नहीं क्यों जा रहा हूँ मैं, सीरियसली। फिर जैसे वहाँ पे पहुंचे तो हमें वहाँ एक अजीब सा माहौल मिला। माहौल ऐसा मिला कि वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने, और अगर आपको याद हो उस समय अफ्रीका से भी, अफगानिस्तान से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी आते थे। तो हमें देश में बैठे विदेश का थोड़ा थोड़ा ऐसा एहसास होने लगा कि शायद एक दिन हम शायद इन कंट्रीज में भी जाने का मौका मिलेगा। लेकिन पहली शुरुआत बड़ी मुश्किल थी, कुछ लोगों से मुलाकात, मतलब कि मैं आपकी बात सॉरी काटूंगा, लेकिन वो इसलिए लगता था क्योंकि जामिया जब इंजीनियरिंग की जो फैकल्टी तो बनी नहीं थी उस जमाने में, और जहाँ टीटीआई के सामने जो छोटा सा एक कैंपस था, वहाँ हमारी क्लासेस हुआ करती थी। तो वो रूइंड हाउस जैसा लगता था, मतलब जो जगह खाली पड़ी हो, पहले वो बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था बहुत पहले, वो खाली करके हम लोगों को दिया गया था कि साहब आप इंजीनियरिंग की क्लासेस में करिए। इसलिए हमारी फीलिंग वो यही आती थी वहाँ। इनफैक्ट मैं अभी करीब 3 महीने पहले मैं अब उस रूम में गया जहाँ पे हमारी क्लास लगती थी। मैं उस कंप्यूटर लैब में भी गया जहाँ पे हमें नए नए कंप्यूटर्स लगे थे फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ जी। और मुझे अभी भी याद है कि हमें चप्पल वप्पल उतारनी पड़ती थी क्योंकि कोई धूल वूल लेके आप लैब में नहीं जाएं। तो बिल्कुल ऐसा पाक जगह हो जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में जाते हो आप, जैसे चप्पल उतार के, तो ऐसे लगता था, फील होता था। और हमें लगता था पता नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और अभी भी याद है कि देखो
फोर्ट्रान 77 सबको पढ़ना पड़ता तो हमने तो रट्टे वट्टे लगा के जैसे तैसे पास किया। और हम तो शुक्रगुजार हैं हमारे मोहम्मद शरीफ भाई का, जो कि बड़ा उन्होंने जो पर्ची लिख दी हमने कॉपी वॉपी कर करा के जैसे पास किया भैया, एग्जाम जैसे तैसे किया। और मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लगता है, मैं शरीफ भाई से भी बात कर रहा था कि शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको जामिया में ही रखा। हाँ। कम से कम लायक लोग तो निकले वहां से, क्योंकि हम जैसे नालायक तो बाहर निकला क्योंकि आगे आने वाली जनरेशंस को अगर नर्चर वो टॉपर, हाँ वो शरीफ भाई टॉपर थे हमारे स्कूल उसके बैच के। तो पूरा मेरी अभी पीछे मुलाकात हुई तो हम वही चीज याद कर रहे थे कि किस तरीके के हम जिद्दोजहद करते हुए इस कहीं पहुंच पाए आज। तो उसकी शुरू के स्ट्रगल बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल थे। और एक होता ना कि बट गांव से निकले हुए बच्चे के लिए एक सपना सा ही हो सकता है कि आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो अच्छी, मतलब जब अभी रिसेंटली जो रेटिंग आई है 3-4 साल से, जामिया इज रेटेड लाइक 83rd, इट यूज्ड टू बी 83rd यूनिवर्सिटी बाय द वे उस जमाने, अब थर्ड पे आ गई। हाँ, तो मैं फक्र महसूस करता हूँ आज, जिस पर मैं डिसपॉइंट करता था शुरू में। हाँ, तो मैं कहाँ फंस गया मैं शुक्रगुजार हूँ उन 3 लोगों का जो क्योंकि मैं वेटिंग लिस्ट में था, 3rd वेटिंग लिस्ट। तो मैं शुक्रगुजार उन 3 लोगों का है जिन्होंने जामिया को उस समय रिजेक्ट किया था, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एक तो लड़का तो मुझे याद भी है, अच्छा, नाम विक्रम अरोड़ा था। एक्चुअली मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह। शुरुआत में मेरी मुलाकात विक्रम अरोड़ा से हुई थी, अच्छी खासी उसकी हैंडसम लड़का था, मूछें थी, उसने 3-4 दिन क्लासें भी अटेंड करी थी। हाँ, मुझे अभी भी याद। तो वो निकल गया, फिर मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे। उसके बाद रोहित वगैरह लोग आए थे, पंजरत वगैरह। जी। जामिया में रहते हुए एक थॉट आया कि भाई अमेरिका जाना। उसी समय मेरी मुलाकात मेरी जो धर्मपत्नी है सीमा, वो एक्चुअली 2nd जनरेशन यूएस में मतलब पली बढ़ी, अच्छा, वहीं पर रही। तो अगर जामिया से मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया होता, तो क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो कि मेरी शादी यूएस से हुई और उनको कोई ना तो डॉक्टर चाहिए था ना लॉयर चाहिए था, और मेरे घर में सारे लॉयर्स हैं। अच्छा, तो जब बात आती थी कि भाई चलो लड़का क्या कर रहा है, कि इंजीनियर है, तो इसका मतलब इंजीनियर जल्दी सेटल हो जाएगा, अमेरिका में जल्दी सेटल हो जाएगा, क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग करी और आपने वहां जाके तुरंत नौकरी वोकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारा मुद्दा था कि हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करनी है, मास्टर्स करना था। जी, मास्टर्स करना, वो भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब सोचिए आज उस जमाने में स्कोप नहीं था आपके इसका। सर ये बता रहे हैं हम आपको, 1992 में जब मैं अमेरिका गया हूँ तो उस समय लोग कहते थे यार एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्यों करना है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, शादी तो हो गई, अमेरिका चले गए। अब कैसे इतने बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अपनी पहचान बनाए। तो हुआ क्या कि मैं और मेरी जो धर्मपत्नी है, हम एक माउंट पॉकोनोस, ऐसा है हिल स्टेशन टाइप है अमेरिका में, तो हम वहाँ पे हमने रहना शुरू किया। तो एक दिन हमने देखा कि एक करीब मील लॉन्ग, 1 माइल की स्क्रैप टायर की पाइल पे आग लगी हुई है। इतनी लंबी आग मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी। तो एक तो आग देखना इतनी बड़ी, हमने जैसे ही ब्रेक स्लैम लगाए और तेज स्पीड पर तेज ब्रेक लगाओ तो गाड़ी स्किड करती है और उसमें से धुआं सा निकलता है। धुआं जैसे फील किया मेरे दिमाग में उतर गया कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है। तो हमें लगा कार्बन जला और जिस पे स्किड भी कर रहा है वहां पे कार्बन है और जो वहां जल रहा है वो भी कार्बन है। तो हमें केमिस्ट्री का फॉर्मूला, जो कार्बन कंपाउंड होता है, वो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे निगाह में उतरा। जो फाउंडेशन हमारे सिविल, वो सॉरी पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतरा है। हमने कहा यार ये तो कुछ पॉसिबिलिटी लगती है। आपको यकीन नहीं है जुबैर भाई, हमने एक प्रपोजल लिखा और उस पे $300,000 की फंडिंग हो गई। वाओ, दैट्स अमेजिंग। हाँ, उस फंडिंग में क्या हुआ कि जो हमारी प्रोफेसर मोहतरमा थी मैडम, एक्चुअली वो, और ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि मेरी लाइफ में कोई लेडी टीचर नहीं थी। किसी लेडी ना गांव में थी ना फिर दिल्ली आके फिर जामिया भी कोई लेडी टीचर नहीं, कोई नहीं थी राइट। अब ये है टर्किश लेडी, शी वाज माय एडवाइजर। वाह।
डॉक्टर सिबल प्रमक्ष। मैं उनका तहे दिल से मैं अभी मिल के आया हूँ कुछ दिन अच्छा। पहले। 2019 में PMI का 50वां एनिवर्सरी था, तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं फिलाडेल्फिया में था। और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वो टीचर को उनके ऑफिस में जाके मैंने नॉक किया। शी सेड हु इज दिस? I said, ma'am, I'm sorry, I am late in turning in my assignment. I'm late in turning my assignment. Okay. She said, just please drop it here. Then I said, I'm only 25 years 25 years late. she looked at me and she opened and she gave a huge interview and all this, just like this. यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे ये बात कब पता चलती है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो तुम्हारे जैसे होते हैं? कुछ स्टूडेंट जैसा भी तो कोई किस्सा रहा होगा, कोई शरारत तो करी होगी। ऐसे ये तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल सीधे सीधे आप वहाँ शरीफ बच्चों की तरह आते थे, बस में बैठते थे या गजेंद्र की कार में बैठते थे और सब कुछ अच्छा था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो किया होगा। देखिए, मैं आपको जुबेर भाई इससे पहले कुछ लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसा था, मैं एक बहुत बड़े परिवार से गांव से आता हूँ, ठीक ना। और गांव में क्या था कि मेरी मदर को ना 40 लोगों के लिए सुबह 4 बजे उठ के उनको चक्की पे आटा पीसना पड़ता था 40 लोगों के लिए। तो उसमें क्या होता था कि मेरी मदर क्या करती, लालटेन जलाई और लालटेन की रोशनी करके मैं तो किताब लेके बैठ जाता था सुबह 4 बजे, और वो चक्की पे अपना पीसना शुरू कर गेहूं पीसती थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जो पूरी मैं ऐसा कोई दिन नहीं रहा जहाँ पे मैं सूरज को रिसीव नहीं किया हो। ओके। सूरज ने कभी रिसीव नहीं किया, मैंने सूरज को रिसीव किया। ओके। ये बचपन से ही आदत पड़ चुकी थी। तो परिश्रम करने की आदत बचपन से बड़ा रूट कूट के बन गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में वहां दिल्ली का जो माहौल था ना, वो ऐसा था कि जैसे चकाचौंध जो होती है शहर की। तो स्पेशली जो इलाका पटेल नगर, ये पंजाबी इलाका होता था, यहाँ से रेफ्यूजीज आते थे पंजाब पाकिस्तान से, तो यहाँ पे चहलकदमी कुछ ज्यादा थी। तो हम एक बरसाती में रहते थे पटेल नगर में। तो वो वाक्य ज्यादा इंटरेस्टेड आएगा आपको, क्योंकि मेरे फादर ने जब गांव से आते थे तो उनको लगता था यार मेरा बेटा बड़ी मेहनत कर रहा है और इंजीनियर तो बन ही जाएगा। तो लेकिन एक दिन देखा उन्होंने कि इसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी जुल्फें और ये तो लड़का भटक गया है, हीरोपंती में। हाँ, पूरा हीरोपंती। भाई तो शाहरुख खान कहाँ, हम तो एक तरफ शाहरुख खान कम्पीट कर रहे हैं वहाँ पे। उस जमाने में शाहरुख खान तो हम जैसे ही था। हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ ही पढ़ता था। एब्सोल्युटली। लेकिन संजय दत्त एक्चुअली संजय दत्त का पहले ज्यादा अनुभव था, क्योंकि वो था ना एक लंबे लंबे बाल लेकर। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे फादर को लगा कि हमने जो किताब ले रखी है वो उनको लगता था कि हम किधर से भी पकड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, उनको पढ़ नहीं रहे। हाँ, पढ़ नहीं रहे। तो एक दिन उनको ना छीन ही ली मुझसे, और बाई चांस ऐसा था क्योंकि वो कमरे में घुस रहे तो हमने वैसे ही पकड़ किताब ही पढ़ ली थी, तो उल्टी पकड़ रखी है। अब फादर को, क्योंकि उनका एक सपना जो था वो टूटता नजर आता है। अच्छा। तो उन्होंने हमको उस दिन डांट इतनी लगाई, हमें लगा कि यार इतना डीपर थॉट चला गया उस दिन। हमने सोचा कि सुसाइड करते हैं यार, ठीक है। फिर सुसाइड का जैसे थॉट आया, तो हम 6 भाई हैं, तो अकल भी तुरंत इतनी जल्दी आ गई कि यार तुम्हारे जाने से किस पे क्या असर पड़ने वाला है। बेशक भाई 5 बच्चे तो फिर भी रह जाएंगे उनके, तो तुम्हारे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो करना करिए। सो उस दिन ये पता लगा कि यू नीड टू ओन योर ओन चॉइस। ओके। और हमने क्या किया कि हमें लगा कि जुल्फें जो हैं ये हमारे रास्ते में आ रही हैं। हम सीधा नाई के पास गए। हमने कहा भैया देखो इस पर उस तरह फेर दो। उसने कहा सब कुछ ठीक है। मैं बोला ठीक होता तो ये क्यों कहता। ठीक नहीं है। ठीक नहीं है भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। जुल्फे आड़े आ गई। ये जुल्फे हमारे जो आगे जाने का जो सपना है, जुल्फे बाधा कर रही हैं, ये ड्रैग कर रही हैं पीछे। तो जनाब क्या बताएं, हमने उस दिन जुल्फे अपनी कुर्बान कर दी। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो इनफैक्ट जब जामिया से आने से पहले
एक संघर्ष का जो टाइम था कि होता ना कि अपनी असलियत पे आपको खेलना होता है। मेहनत तो हमने बचपन से, मैं टॉपर रहा हूँ अपने हाई स्कूल 12वीं तक। उसके बाद में जामिया में जब कॉलेज के टाइम पे जाना होता था, उस समय हम डगमगा गए और हम बिल्कुल ऐसी हालत में हो गए कि घर वाले हमसे, मेरे ब्रदर घर वाले होपलेस से हो गए कि इससे कुछ होगा ये तो, क्योंकि किसी ने बाय द वे हाथ वाथ भी दिखवाया उन्होंने। वो कहते हैं यार तकदीर में तो साला अब विदेश लिखा है इस बंदे के। हाँ। तो लोगों को समझ नहीं आ रही विदेश जाएगा कैसे यार। कि महाराज गलत बोल रहे हैं। ये तो संजय दत्त बने घूम रहा है। ये संजय दत्त की हालत में तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री में बात करें तो बात बनती है, लेकिन साला ये तो तकदीर गलत बोल रहा है। तो हमने उस दिन जो चॉइस चूज करी उसको ओन किया और उसके बाद में कुछ कॉम्पिटिशन्स निकाले और कुछ पीछे नहीं भी हो पाए, जैसे जामिया में जैसे बताया ना थर्ड था वेटिंग लिस्ट। तो सारी चॉइसेस को देखते हुए कि या इलाहाबाद चले जाओ, अलीगढ़ चले जाओ या कहीं और चला, क्योंकि आईआईटी में नहीं हुआ ना रुड़की में हुआ, सबकी हालत ऐसी होती है। लेकिन एक चॉइस थी कि दिल्ली में रहना है। एक्चुअली तुम सही कह रहे हो कि जामिया, जाहिर सी बात है हमारी क्लास में और भी लड़के थे, उनके टच में भी रहे होगे तुम और आज भी हो। मैंने तुम्हारी इस ज़िंदगी को अपने ही अंदाज से काफ़ी करीब से देखा है। कई बार तुम उठे, कई बार तुम गिरे और बहुत लड़खड़ाए, लेकिन फिर चल पड़े। तो वो एक शेर है ना, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेगा जो घुटनों के बल चले। तो तुमने हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, कई बार गिरने के बाद उठ के खड़े हुए और ये प्रूव किया कि जो फाइटिंग स्पिरिट है वो इंसान के अंदर होती है और इंसान जो चाहे वो कर सकता है और उसके लिए उम्र की और जगह की और किसी भी चीज़ की कोई कैद नहीं होती। एम आई राइट इन माई अजम्पशंस? देखिए, जहाँ तक सवाल है सक्सेस और फेलियर का, लोग कहते हैं, मैं पैसे से नहीं तोलता। नहीं, तो सक्सेस को अगर आप मीनिंग दें, जैसे आप जिम में जाते हैं, जिसमें किससे लड़ने जाते हैं, किससे हारने जाते हैं, एक मशीन है, जान नहीं है उसमें, क्या आप उसको कहते कि आप तो जीत गई और मैं हार गया? नेवर, कभी नहीं होता ना। हम जो उसको फीलिंग्स में उतार लेते हैं कि किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया, हमने कहा इसका बदला मैं जरूर लूंगा। देखिए, लाइफ में मुझे लगता है कि हर फेलियर आपको एक सक्सेस बनाने के लिए तैयारी में है। तो किसी को भी अगर आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सक्सेस रेट, इंक्रीज योर फेलियर रेट। आप क्या बोलते हैं इसको? मैं 2 लाइन में कह सकता हूँ इसको जी। बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, क्या बात है। हर हादसा ख्याल को गहराई दे गया है। ये आपके जो अल्फाज है ना, इतने डीप मीनिंग वाले हैं, क्योंकि ये आपके पास में बचपन से ही था, कॉलेज में भी आपके पास में शायराना अंदाज था। मैं तो पंडित रहा हूँ, तो ना तो मुझे संस्कृत आती ना इंग्लिश आती, इंग्लिश पे गेम किया है, बट मुझे मौका मिला करीब 1 लाख लोगों को पढ़ाने का, और वो 35-40 कंट्रीज में। आज देश के जो कंट्री चला रहे हैं IAS ऑफिसर्स, मुझे उनको भी पढ़ाने का, अपनी विजडम और नॉलेज शेयर करने का मौका मिला। मैंने कभी भी एज ए प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से नहीं शेयर किया। आजकल मैं OKR फाउंडेशन, एक नॉन प्रॉफिट मूवमेंट पे काम कर रहा हूँ साहब, और उसके थ्रू हम जो भी हाई अचीवर्स हैं उनको स्ट्रेटजी, गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन 3 टियर पे हम हेल्प करेंगे, जिससे कि जो CEO, चेयरमैन, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, डिपेंडिंग अपॉन हु इज द सुप्रीम पावर ऑफ ए कंपनी और ए कंट्री और ए कम्युनिटी, देयर विजन कैन बी डिलीवर्ड बाय बीइंग इन द अलाइनमेंट एट वेरियस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो अपना फोकस आजकल क्या है? अलाइनमेंट पे फोकस है। कोई आया है जी। बात ये थी कि जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको अब थोड़ा सा ख़त्म करने की तरफ लेके चलते हैं, ताकि आप दूसरी तरफ भी बात कर पाएँ जी। कहने का मकसद ये है कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं या और भी अलग अलग दीगर फील्ड में हैं, उनके लिए मैसेज शायद ये ज़्यादा एप्ट मैसेज है और ज़रूरी मैसेज है कि आप जो सक्सेस है उसमें कोई उसके लिए शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है और उसमें फेलियर से ना घबराएं।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, ये आपने इतनी अच्छी बात बोली कि देखिए, जब तक आप क्यूरियस माइंड करेज हो तो क्रिएट कर देगा वो। ट्रू। यू नो, अगर करेज नहीं है, क्यूरियस है आप, तो निष्क्रिय बैठे रहेंगे आप। सोचते रहेंगे। हाँ, तो वो करूं ना करूं मैं बैठे रहे तो कर्म तो होना नहीं है उससे। तो एक्शन में लाने के लिए करेज की जरूरत होती है। तो इंटेंट, इंटेंसिटी एंड इम्पैक्ट, ट्रिपल आई। हाँ, ट्रिपल आई। तो अगर इंटेंट है आपको अच्छा करने की, तो पूरी मशक्कत के साथ में आपको फोकस एक्शन पे उतरना पड़ेगा, तभी आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। और जहां तक सवाल है जामिया का, हर बच्चा, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आपको इतने बड़े इंस्टीट्यूशन ने मौका दिया। नंबर 1 ऑलरेडी गिवन है वो। तो फर्क ये होगा कि जो एक करेजियस आदमी है, जो एक्शन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उस पे तो सिर्फ आपको एक पहल करनी होगी। क्योंकि पहल करने के लिए पहल कोई और नहीं कर सकता, करेज कोई और बाहर से नहीं आ सकता, ये आपने अंदर से है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्की अता फरमाए, और जैसे आप अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे और रोशन करते रहें और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच।